हेलो एवरीवन, आई एम कन्हैया झा एंड आई ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन यूसीसी। संसद और सड़क पर हो रहे प्रदर्शनों के बीच एमपी की विधानसभा ने यूसीसी बिल को पास कर दिया है। अब ये बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। जी हाँ, प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और वहां पर प्रेसिडेंट की स्वीकृति के बाद लागू हो जाएगा यूसीसी समान नागरिक संहिता। हालांकि इसके साथ कई सारे डिबेट, डिस्कशन और आलोचनाएं हो रही हैं कि आखिर इससे कुछ खास लोगों के अधिकार को छीनने का प्रयास तो नहीं हो रहा है। इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे वन बाय वन इस पूरे सेशन में। चलते हम लोग समझते हैं। अभी रिसेंटली एमपी बिकम द फोर्थ स्टेट ऑफ इंडिया टू पास द यूसीसी बिल। चौथा स्टेट बन गया आजादी के बाद जिसने विधानसभा में समान नागरिक संहिता को पारित कर दिया है। आते हैं हम लोग इस प्रोविजंस को पहले समझें, न्यूज को देखें, उसके बाद डिटेल करेंगे। 21 जुलाई 2006 को मध्य प्रदेश की असेंबली ने इस यूसीसी बिल को पास किया और यूसीसी, जिसे समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 का नाम दिया है, ये अब भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट के बाद, प्रेसिडेंट की स्वीकृति के बाद ये भारत का चौथा राज्य बन जाएगा जहां पर आजादी के बाद यूसीसी समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। चौथा राज्य उत्तराखंड, गुजरात और आसाम के बाद बनने वाला मध्य प्रदेश चौथा राज्य होगा। हालांकि इसके पहले गोवा में यूसीसी था जहां पे पुर्तगालियों ने 1867 में ही यूसीसी को इंप्लीमेंट कर दिया। यूसीसी क्या है, किस तरह से है, हम लोग जानेंगे इस बात को भी, बट पहले करंट को कवर कर लेते हैं। यूसीसी के लिए यहां पर जो आर्टिकल्स है वो आर्टिकल है हमारा 44। हमारा नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी ये कहता है स्टेट को कि आप पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लाइए। इसका मतलब हुआ कि पूरे देश में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामलों पर अलग अलग लॉ एग्जिस्ट कर रहे थे, जिससे यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी वायलेट हो रही थी। अलग अलग धर्मों के नियम कानूनों के कारण महिला और पुरुष में डिवाइड था। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी अब आ रहे थे जो अलग अलग तरीके से, जैसे सरोगेसी से हो रहे थे। उन्हें कितना प्रॉपर्टी में राइट मिलता ये क्लियर नहीं था। तो अब चूंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है तो हमारे पॉलिसी मेकर्स ने ये डिसाइड किया है कि इन सबको सॉल्व करने के लिए हम आर्टिकल 44 को एग्जीक्यूट करें और पूरे इंडिया में एक जैसे लॉ को लाएं। तो इस तरह से एमपी का जो ये स्टेप है ये कहीं ना कहीं एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है जो विभिन्न धर्मों में लागू अलग अलग रिलीजियस लॉ को हटाता है और पूरे देश में एक देश, एक संविधान और एक कानून की स्थापना का प्रयास करता है। बहुत खास है। कैसे आया है ये पूरा बिल? तो अगर हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो इस बिल को लाने के लिए एमपी गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई जिसको लीड कर रही थी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। इनका कंट्रीब्यूशन उत्तराखंड के बिल में भी था और जब रंजना प्रकाश देसाई ने सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, रिव्यू किया, तब ये बिल फाइनली बनता है और उन्होंने इसको बनाया। आगे इसके बाद 51 डिस्ट्रिक्ट्स के लगभग 9.58 लाख, लगभग 10 लाख लोगों से इस पर सुझाव मांगा गया, तब जाकर ये पूरा बिल बना है। जानते हैं इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं? तो देखो, आप जानते हो कि यूसीसी एक बहुत स्टैंडर्ड लॉ है जो रिलीजियस डिफरेंसेस को खत्म करता है और पूरे यूनिफॉर्मिटी लाता है हमारे रिलीजियस लॉ में। तो सबसे पहला प्रोविजंस ये करता है मैरिज को लेके। इंडिया में शादी, मैरिज को लेकर अलग अलग लॉ प्रिवेल है, करते हैं। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हिंदुओं के मैरिज को गवर्न करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 मुस्लिमों के मैरिज को डील करता है, जबकि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 है पारसी, और स्पेशल मैरिज एक्ट है जो अलग अलग रिलीजन्स को गाइड करते हैं। अब इसमें अलग अलग प्रोविजंस होते हैं। इस एमपी के यूसीसी में सीधा कहा गया कि हम इस तरह के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि सभी जितने भी आपको किसी भी तरीके से शादी करना है आप करो, बट सबके लिए रजिस्ट्रेशन, विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा, कंपलसरी होगा। और शादी की एज फिक्स की जाएगी। मेल के लिए एज 21 होगा और फीमेल के लिए 81 ईयर होगा।
तो 18 और 21 साल की एज फिक्स कर दी गई है फीमेल और मेल के लिए, और साथ में यहां पर बैन किया गया है पॉलीगेमी को, बहुविवाह को। बहुत सारे रिलीजन में पॉलीगेमी, बहुविवाह को मान्यता दी जाती है, लेकिन पॉलीगेमी का एक जो निगेटिव इंपैक्ट देखें तो वो सीधा सीधा पड़ता है फीमेल्स पर, उनके राइट्स वायलेट होते हैं। अब ये एक्ट, अगली बात, डाइवोर्स को टारगेट करता है, और डाइवोर्स डाइवोर्स जिससे विवाह विच्छेद हो जा रहा है, ये अब इसमें भी स्टैंडर्ड प्रोविजन को लाता है और ये कहता है कि केवल विधिक प्रक्रिया से दिया गया तलाक मान्य होगा। लीगली रिकॉग्नाइज डाइवोर्स विल बी वैलिड, अदर विल बी इनवैलिड। और साथ में यहां पे ये कहा गया कि अगर आपने निकाह हलाला, एक बहुत हीनियस प्रैक्टिस है जो मुस्लिम्स में प्रिवेल करता है, जहां पर डाइवोर्स होने के बाद लेडी को कहा जाता है कि आप किसी थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाओ, ओनली आफ्टर आपके डाइवोर्स कैंसिल होंगे। इस तरह के हीनियस प्रैक्टिस को यहां पर खत्म कर दिया गया है और इसे पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया है। अगर किसी ने इस तरह से निकाह हलाला किया तो उन्हें दंडित किया जाएगा। और ये बात शाह बानो से लेकर सायरा बानो तक इश्यू रहा। खासकर मुस्लिम महिलाओं ने इसको बहुत ज्यादा विरोध किया है और इसके लिए प्रोटेस्ट भी हुआ है, और ये कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को संरक्षित करेगा। अगला जो बहुत बड़ा प्रोविजन यहाँ पे किया गया वो है लिव इन रिलेशन। लिव इन रिलेशन सहमति से जब मेल फीमेल रहना स्टार्ट करते हैं तो कहा जाता है। हाउएवर ये वैलिड तो है, लेकिन इसके कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। लिव इन में रहने के बाद अगर उनके साथ कुछ डाइवोर्स के कंडीशन या अलगाव होता है तो फिर वो रिलेशन खत्म होता है, और इस बीच में अगर कोई बच्चे हो गए तो फिर उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं दांव पे लग जाता है। तो यहां पर एक्ट में कहा गया कि भाई अगर लिव इन रिलेशन रहना है तो दैट इज वैलिड, बट इसके लिए आपको विद इन 1 मंथ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। देयर विल बी 1 मंथ टाइम ड्यूरेशन कि लिव इन में रहो, बट 1 मंथ में आप करवाओ। अगर ये फेल हो गया, मतलब आपने अगर लिव इन रिलेशन को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो 3 महीने की सजा भी हो सकती है और अप टू 10,000 फाइन हो सकता है। किसी भी फॉल्स डिक्लेरेशन के लिए 25,000 और इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो ये समस्याएं बढ़ रही थी आजकल लिव इन रिलेशन की, उसको हल करने का एक प्रयास किया गया है, और ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को ट्रीट कर रहा है, उसे गवर्न कर रहा है। अगला जो प्रोविजंस है वो रिलेटेड है इनहेरिटेंस और सक्सेशन से, उत्तराधिकार के लिए। हमारे यहां पर सक्सेशन के लॉ बहुत स्टैंडर्ड नहीं है, अलग अलग रूल प्रिवेल करते हैं। इस एक्ट में ये कहा गया कि पुत्र और पुत्री को समान अधिकार मिलेंगे। सन्स एंड डॉटर रिसीव्स द इक्वल इनहेरिटेंस राइट। अभी तक केवल सन, बेटे को ही माना जाता है उत्तराधिकारी, और बेटियों को संपत्ति में बराबर का अधिकार नहीं मिलता है। इस एक्ट ने इसको एड्रेस किया है और इस पर एक डिटेल प्रोविजन कर दिया कि नहीं, अब समान मिलेंगे। अगेन विडो एंड विडोवर, विधवा और विधुर दोनों को समान व्यवहार किया जाएगा। पहले विधुर के लिए कोई खास लॉ नहीं था। अगेन विवाह, लिव इन, गोद लेने, सैरोगेसी और जन्मे सभी बच्चों को समान रूप से कानूनी दर्जा मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोविजन है जो बता रहा है कि अब अगर बच्चे आ रहे हैं, किसी फैमिली के अगर मेंबर बन रहे हैं चिल्ड्रंस, तो उनका फ्यूचर स्टेट पे नहीं होगा, दांव पे नहीं लगाएगा, बल्कि उनको भी वही प्रोटेक्शन मिलेगा जो एक आम बच्चे को, एक बायोलॉजिकल चिल्ड्रन को मिलता है। तो बहुत अच्छा प्रोविजंस है। किसी भी स्टेट में इसको इंप्लीमेंट करे तो कहीं ना कहीं इस तरह के बच्चों को एक प्रोटेक्शन मिलेगा, उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अगेन संपत्ति के स्वामी की हत्या, जैसे कई बार ऐसे भी केस आते हैं जब संपत्ति के लालच में पिता की हत्या पुत्र कर देते हैं, हस्बैंड की हत्या वाइफ कर देते हैं। अब अगर ऐसा किसी ने किया तो उसे प्रॉपर्टी का कोई भी राइट नहीं मिलेगा। अगेन इसमें आते हैं, एक बहुत अच्छी बात और जोड़ी गई, वो था वसीयत, विल। अभी वसीयत के लिए जो भी प्रोविजंस है उसको और स्टैंडर्ड बनाते हुए यहां पे कहा गया कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो अपने उत्तराधिकार के लिए वो 100% संपत्ति, प्रॉपर्टी को किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता है। अभी ऐसे प्रोविजंस को स्टैंडर्ड बनाने से
ये प्रक्रिया भी अब आसान हो गई है। अगेन यहाँ पर कुछ एग्जेम्पशंस रखे गए हैं। एग्जेम्पशंस इस मामले में बहुत प्रभावी हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिटिक थे उन लोगों ने आवाज उठाई कि देखो, अगर आप यूसीसी लागू करोगे तो कहीं ना कहीं उससे माइनॉरिटी के इंटरेस्ट वायलेट होंगे, कहीं ना कहीं उस पर जनजातियों के इंटरेस्ट वायलेट होंगे। तो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, जितने भी माइनॉरिटीज कम्युनिटी होंगे और खासकर ट्राइबल्स, जितने भी ट्राइबल्स कम्युनिटी हैं, उन ट्राइबल कम्युनिटी को इस यूसीसी से बाहर रखा जाएगा। ट्राइबल कम्युनिटी के इंटरेस्ट को यूसीसी किसी भी तरह से वायलेट नहीं करेगा और ये सब्जेक्ट बाहर है ट्राइबल कम्युनिटी। हाँ, माइनॉरिटीज को यहाँ पर यूसीसी के अंदर लाया गया है और माइनॉरिटी पर ये लागू होगा। तो माइनॉरिटी के नाम पे कहीं पर इनइक्वालिटी को प्रिवेल नहीं करवाया जाएगा, केवल एसटी को ही से बाहर रखा जाएगा। इसको लेकर कई सारे पक्ष में और विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं, कई सारे आर्गुमेंट पास किए जाते हैं। इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है अगर हम देखें तो इससे पूरे देश में जो इक्वालिटी ऑफ लॉ है और यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ है वो भी बढ़ेगा। साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं, खासकर आर्टिकल 44, इसका इंप्लीमेंटेशन होगा। इससे खासकर महिलाओं के अधिकार को संरक्षण मिलेगा और ऐसी महिलाएं जो परित्यक्त हैं, डाइवोर्स हैं, उनको भी अब अच्छी सुविधाएं मिल पाएंगी। अगेन जो इनहेरिटेंस के राइट हैं वो क्लियर हो गए हैं। निकाह, हलाला जैसी चीजें कहीं ना कहीं बैन करने से अब हम देखते हैं कि हीनियस प्रैक्टिसेस को रोका जा सकता है। बट इसके पीछे भी अगर हम जाएं पूरे इस बिल के पीछे, तो बहुत सारे आर्गुमेंट है जिसके आधार पर इसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि देखो, ये रिलीजियस फ्रीडम के अगेंस्ट चला गया, क्योंकि आर्टिकल 25 हमारा रिलीजियस फ्रीडम देता है और अपने धर्म के अकॉर्डिंग व्यवहार करने का अधिकार देता है। कुछ धर्मों में पॉलीगेमी अलाउड है, कुछ धर्मों में अगर हम रिलीजियस टेक्स्ट को देखें तो डाइवोर्स के अलग रूल चल रहे हैं। अगर ये हम लेके आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन सारे रिलीजियस पैरामीटर्स को वायलेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी है जो हमें ध्यान में रखनी है, आर्टिकल 25 एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है, बल्कि इसे भी कहा गया है कि पब्लिक ऑर्डर के अंतर्गत होगा, दैट इज सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर। तो अगर लोक व्यवस्था धर्म से आगे आ रही है, धर्म और लोक व्यवस्था में टकराव हो रहा है और सेकुलर एक्टिविटीज को लेकर के लोग दबाव बना रहे हैं सरकार पर, तो ये बातें सहन नहीं होंगी। हमें पब्लिक ऑर्डर को वेटेज देना पड़ेगा और इस आधार पर हम आर्टिकल 25 को नीचे कर सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। आगे यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि पर्सनल लॉ का धार्मिक लॉ पर भी इंपैक्ट हो सकता है। माइनॉरिटी के खासकर कंसर्न है कि हमारे कल्चर, बिलीफ सारे वायलेट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। माइनॉरिटीज के जो भी कल्चर है, ट्रेडिशन है, बिलीफ है, उसको इसमें प्रोटेक्ट किया जाएगा। बस काम ये करना होगा कि जो भी काम हो रहा है वो लीगली वैलिड हो। अगर शादी हो रही है तो रजिस्ट्रेशन करवाना है, अगर डाइवोर्स हो रहा है तो उसके लिए भी प्रोसेस को फॉलो करना है। तो बस ऐड हुआ है प्रोसेस, यहां पर किसी माइनॉरिटी के किसी इंटरेस्ट को वायलेट करने की कोशिश नहीं दिख रही है, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। अगेन यहां पर इंप्लीमेंटेशन के चैलेंजेस हैं कि भाई इतने सारे रजिस्ट्रेशन के लिए डिपार्टमेंट बनाने होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं इस पर अभी डाउट डिबेट चल रहा है। लेकिन लोगों के मन में यह भी थोड़ा आशंका है कि इससे हमारा जो प्राइवेसी है वो भी वायलेट हो रहा है लिव इन रिलेशन में। लेकिन यहाँ पर बात समझना है कि लिव इन रिलेशन में रहकर आपने 3 साल 4 साल संबंध बनाए और 5वें साल आपको लगता है कि अब लिव इन रिलेशन ठीक नहीं है, तो छोड़ दिया जाता है इस तरह के रिलेशन को। उसके बाद दोनों का लाइफ वहां से गड़बड़ हो जाता है, खासकर जो फीमेल है उनका लाइफ ज्यादा खराब होता है। तो इस तरह की चीजों को लाने से कहीं ना कहीं सोसाइटी में अच्छी प्रैक्टिसेस आएंगी, वैलिड और जो अच्छी बातें हैं उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, हीनियस प्रैक्टिसेस को हटाया जाएगा। और ये मध्य प्रदेश का कानून एग्जाम्पल सेट करता है कि स्टेट्स अब पॉजिटिव माइंडसेट से आगे आए, थोड़े बहुत कंसर्न को आपस में डिबेट डिस्कशन से सॉल्व करें, माइनॉरिटी के कुछ कंसर्न हैं उनको गुड फेथ में लें, उनको समझाएं कि भाई आपके लिए ये बुरा नहीं है
और पूरे देश में इस तरह की व्यवस्थाओं को लाएं। तो इस एग्जाम्पल को हमें हर जगह इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। एक देश, एक कानून, एक संविधान से ही इंटेग्रिटी बनेगी, यूनिटी बनेगी और हमारे यहाँ पर जो जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर असमानता है वो खत्म हो पाएगी। तो इस तरह से एमपी का यूसीसी बिल अपने आप में एक काफी प्रोग्रेसिव बिल है और इसका हमें बहुत स्वागत करना चाहिए और कहीं ना कहीं इसके इम्प्लीमेंटेशन से हम एक आधुनिक भारत की दिशा में बढ़ने जा रहे हैं, जहां पर रिलीजियस लिमिट जो है वो अब खत्म होंगे और हमारी जो फेयरनेस है, जो जस्टिस है वो प्रिवेल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।